जय हिंद एवरीवन। दोस्तों स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम क्लास नंबर 08 आपके आगे लेके आए हैं ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम योगेश केमनी यानी कि आपका मैक्सवेल सर। आज मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस 03 यानी कि ये थर्ड क्लास है हमारी ग्रेविटी पे। अभी थे इससे पहले 2 क्लास ग्रेविटी पे क्वेश्चन की आ चुकी हैं और इससे पहले कम से कम हमारे 6 लेक्चर या 7 लेक्चर हमारे थ्योरी केस में हो चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन की क्लास 03। दोस्तों क्वेश्चन की क्लास आज लास्ट होगी, इसके बाद हम मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यस इसके बाद हमारा अब नया चैप्टर यानी कि हम नई थ्योरी अब शुरू कर देंगे। आई नो, तो मंडे से हम लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। अभी कुछ रिकॉर्डेड इस कारण से आपको मिल पा रही हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि थोड़ा मुझे समय का अभाव है, जिस टाइम में क्लास लेता था उस टाइम पर, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए क्या कर रहा हूँ कि अभी जो मेरा फ्री टाइम है उस बीच में आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, तो रात को 9:30 बजे जैसे कि आप जानते हैं हमारी लाइव क्लास होती है, तो उस दौरान हम अपनी आगे के क्लासेस को कंटिन्यू कर देंगे मंडे से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो यदि आप एनडीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स या ऐसा कोई भी एग्जाम, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या आपका मर्चेंट नेवी आईएमयू सीईटी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो फिजिक्स तो भाई साहब यही है और फिजिक्स आएगी भी यही, चाहे आप आईटीबीपी के लिए भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो फिजिक्स हमारी यही है। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की 03 क्लास का शुभारंभ करते हैं या हम प्रारंभ करते हैं, एंड देन फिर फटाफट से अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का क्या भार होगा। अब आप अगर समझ लीजिए यहां पे खड़े हैं और आपको मैं अर्थ के अंदर भेज दूं यानी कि पृथ्वी के अंदर भेज दूं, तो पृथ्वी के अंदर आपको सेंटर पे बोला है। कहां पर बोला है? सेंटर पे, एकदम केंद्र पे। इस केंद्र पे आपका कितना वजन होगा, कितना भार होगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका वेट यहां पर W है, तो आपसे पूछा है कि आपका वेट इस सेंटर में क्या होगा, यानी कि आप पृथ्वी के अंदर चले गए एकदम केंद्र पे। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब हम पृथ्वी के अंदर यानी कि डीप इनसाइड द अर्थ जाते हैं, तो हमारी जो ग्रेविटी होती है यानी कि जो ग्रेविटी एट डेप्थ होती है वो होती है G 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि G डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है G 1 माइनस D अपॉन R। D का मतलब होता है डेप्थ, आप कितनी गहराई में है पृथ्वी के अंदर, या मैं कह सकता हूं कितनी गहराई आप पृथ्वी के अंदर कितने जा चुके हैं, जितनी भी गहराई है। और RE का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि हम इसको कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। अब आपको सेंटर में बोला है, तो दोस्तों सेंटर में क्या होगा, जब आप पृथ्वी के केंद्र में होंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितना पृथ्वी की त्रिज्या है यानी कि जितना रेडियस ऑफ अर्थ है, आप उतना अंदर जा चुके हो। सेंटर का मतलब क्या होगा, अगर हम एक स्पेयर लें तो सेंटर का मतलब तो यही होगा ना कि आप अंदर जा चुके हो उतनी ही दूरी जितना रेडियस है अर्थ का। तो आपसे पूछा है कि आप D बराबर RE अंदर जा चुके हो। तो अगर इस फॉर्मूले में आप देखोगे RE और D को वैल्यू साथ रखोगे, तो आप देखेंगे जो ग्रेविटी की वैल्यू आएगी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान आएगा उस गहराई पे, वो आएगा G 1 माइनस RE अपॉन में RE से RE कैंसिल 1 और ग्रेविटी बन जाएगी आपकी 0, यानी कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सेंटर में, पृथ्वी के केंद्र में ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। और हमें पता है जो वजन होता है वो बन जाएगा mg डैश, और वो भी बन जाएगा 0। यानी कि अगर आप इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं तो आपको याद रखना है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पे हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो 0 होता है। इस कारण हमारा जो भार होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। वेट भी कितना हो जाएगा? 0। कहां पर? सेंटर ऑफ द अर्थ पे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इंक्रीजेस देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल। यदि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति बढ़ जाती है तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार डैश हो जाएगा। स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो अब अगर स्पीड बढ़ गई तो दोस्तों जरा ध्यान से याद रखें कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है ना, वो रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण भी, यानी कि पृथ्वी के घूमने के कारण भी चेंज होती है। क्या फॉर्मूला होता है सर? मान लेते हैं कि G हमारे पास ग्रेविटी है अर्थ की, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है G,
और क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो जी डैश हमारा गुरुत्वाकर्षण आया पृथ्वी के घूमने के कारण, यानी कि ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन। अब दोस्तों कोई चीज अगर घूमेगी तो किसी स्पीड से तो घूमेगी ना कोई घूमने की स्पीड तो होगी। तो जी डैश को मैंने माना घूर्णन गति के कारण गुरुत्वाकर्षण। अब सोचो दोस्तों, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर पृथ्वी घूम रही है कितनी स्पीड से, एंगुलर स्पीड ओमेगा से पृथ्वी घूम रही है, और मान लो कोई द्रव्यमान यहां पर है जो इक्वेटर के साथ कितने लैम्डा एंगल के साथ रखा गया है। ठीक है, इक्वेटर भूमध्य के साथ लैम्डा एंगल पे रखा गया है। तो हम जानते हैं जी डैश बराबर जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब वो कह रहा है कि इक्वेटर पे बॉडी है, तो यदि ये वस्तु, ये मास अगर इक्वेटर पे है यानी कि भूमध्य रेखा पे है, तो आप खुद सोचिए कि ये वाली लाइन तो होगी नहीं भाई, ये वाली लाइन तो फिर होगी नहीं। ये वाला एंगल कौन बना रहा है? ये तो लैम्डा बन रहा है। तो लैम्डा तो इस मास के साथ बन रहा था जो अगर किसी पॉइंट पे था, लेकिन अब तो वो लैम्डा यहां आ चुका है, यानी कि दोस्तों अब वो मास यहां आ चुका है। तो इक्वेटर के साथ लैम्डा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू देखें इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, तो वो बन जाएगी जी माइनस आर ई ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं यहां पर कॉस स्क्वायर 0 लगाता तो इसका आंसर 1 होता। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर इस पूरे का आंसर 1 बन जाता। तो हमें यह पता लग गया कि ग्रेविटी जो होती है इक्वेटर पे वो होती है जी माइनस आर ई ओमेगा का स्क्वायर। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अर्थ की स्पीड बढ़ जाती, अगर अर्थ की स्पीड बढ़ जाती यानी कि ओमेगा अगर बढ़ जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि जी में से वैसे ही कुछ घट रहा है। अगर पहले ओमेगा की वैल्यू 1 थी, ऐसे इमेजिन करते हैं, अगर पहले ओमेगा की वैल्यू थी 1, ठीक है, सॉरी ओमेगा की वैल्यू थी 1, तो जी में से पहले क्या घट रहा था? सिर्फ आर ई घट रहा था। जी में से पहले आर ई घटेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं ओमेगा की वैल्यू हो जाए 2, तो अब जी में से क्या घट रहा है? 4 आर ई। तो अब आप खुद समझदार हैं कि पहले जी में से सिर्फ आर ई घट रहा था, लेकिन अब जी में से 4 आर ई घट रहा है, यानी कि जी का मान और कम हो गया। तो ड्यू टू द रोटेशन, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ गई तो फिर हमारे जी का मान कम हो जाएगा, क्योंकि जी बराबर होता है जी माइनस आर ई ओमेगा का स्क्वायर। अब ओमेगा अगर बढ़ गया तो जी में से जो वैल्यू घटनी थी वो ज्यादा हो गई। अब ऐसे सोचो ना, अगर आपके पास 10 रुपए हैं और मैं 1 रुपए ले लूं तो 9 हुए, और मैं 4 रुपए ले लूं तो 6 हो गए। यानी कि जितना ज्यादा वैल्यू आपसे ले लूं, जितना ज्यादा उस मान को घटा लूं, जितना ज्यादा उस वैल्यू को कम कर दूं, उतना वैल्यू कम हो रही है। यानी कि जितना ज्यादा मैं डिक्रीज करूंगा उतना वैल्यू घट जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीज, यानी कि घट जाएगी। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण अगर पृथ्वी घूम रही है तो भूमध्य रेखा पर कोई वस्तु का भार है वो घट जाएगा और कम हो जाएगा। पहले उसका भार कुछ था, अब और कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए The weight of a body at Earth surface is W. At a depth halfway to the center of the Earth, it will assume uniform density of Earth. पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार W है। पृथ्वी के केंद्र से आधी गहराई, सिर्फ आधी गहराई, बहुत ज्यादा अंदर नहीं गए आप, आधी गहराई पर गए, पे इसका भार क्या होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन उसी तरीके से है जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था कि भैया अगर आप यहां पे हो तो आपका वेट W है, आप सिर्फ आधी गहराई पे आए। आधी गहराई मतलब आप जो दूरी अंदर की तरफ आए वो आए त्रिज्या का आधा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि एट डेप्थ हाफ वे टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दोस्तों केंद्र तक क्या होता है? सेंटर तक तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है। अब रेडियस ऑफ अर्थ का आधा चल के आए ना आप, रेडियस ऑफ अर्थ का आधा चल के आए, यानी कि जो डिस्टेंस है वो re/2 है। तो हमें पता है कि जो ग्रेविटी होती है वो होती है जी 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहां पर साफ पता लग रहा है कि जो डेप्थ है वो आधा है, आधा, यानी कि जी डैश जो ग्रेविटी इस बिंदु पर आई
आधे रास्ते में, अंदर जाने के आधे रास्ते पे जो ग्रेविटी आई वो कितनी आ गई है, वो आ गई जी 1 माइनस डी की जगह आ जाएगा आर ई बाई 2 इंटू आर ई। तो आर ई से आर ई कैंसिल, तो ये बन जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 2। अब एक में से आधा जाता है तो बचता है आधा, यानी कि इस बिंदु पर जो गुरुत्वाकर्षण होगा, ग्रेविटी होगी, वो हो जाएगी g बाई 2, यानी कि अर्थ के सरफेस का हाफ। अब अगर मैं यहां पर 10 न्यूटन का हूं तो उतनी दूरी पे जाके मैं आधे न्यूटन का या मैं 5 न्यूटन का हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा वजन ग्रेविटी के कारण हाफ हो जाएगा। तो हमें पता है mg यहां पे करेंगे तो m यहां पर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वेट एट अर्थ, ये बन जाएगा वेट एट दैट डेप्थ डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला कि W डैश इज इक्वल टू W बाई 2, हमारा ये आंसर बन जाएगा। यानी कि जब आप आधी गहराई अंदर जाओगे तो आपका आधा वजन हो जाएगा। यदि आप 60 न्यूटन के हैं तो उस बिंदु पे आप 30 न्यूटन के हो जाओगे। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द पोल इज, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो दोस्तों अगर मैं अर्थ की सरफेस की बात करूं या मैं अर्थ के शेप की बात करूं, तो पृथ्वी की शेप यानी कि सतह कुछ इस तरीके से है ना। पृथ्वी का आप कह सकते हो आकार कुछ इस तरीके से है कि इक्वेटोरियल रेडियस आपका ज्यादा है ना। इक्वेटर पे आपका रेडियस ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं रेडियस ऑफ इक्वेटर या रेडियस इक्वेटर पे आपका ज्यादा है और रेडियस पोल का आपका कम है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भूमध्य की त्रिज्या आपकी ज्यादा है और ध्रुव की त्रिज्या आपकी कम है। और साथ ही साथ मुझे पता है भैया g की वैल्यू होती है gm अपॉन r का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर r का मान बढ़ेगा तो g का मान कम होगा, यानी कि रेडियस बढ़ेगा तो g का मान कम होगा। तो आप कह सकते हो कि इक्वेटर का रेडियस ज्यादा होने के कारण ग्रेविटी इक्वेटर पे कम है और पोल पर ग्रेविटी ज्यादा है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर देखेंगे तो ग्रेविटी का पोल पर, ध्रुवों पर जी का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। यहीं पर यह क्वेश्चन होता द वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर, यदि यही क्वेश्चन होता कि भूमध्य रेखा पर जी का मान, तो आप बोलोगे मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम यानी कि कम होगा इन दोनों के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Two iron and wooden balls identical in size are released from the same height in vacuum. The time taken by them to reach the ground are. निर्वात में समान आकार की लोहे और लकड़ी की दो गेंदों को एक ऊंचाई से छोड़ दिया, जमीन पर पहुंचने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हमने दो सेम आइडेंटिकल मतलब होता है दोस्तों सेम, एक जैसा दिखने वाला, पर मटेरियल अलग अलग है, एक लकड़ी की है और एक लोहे की है। तो दो बॉल है मेरे पास, एक लकड़ी और एक लोहे की, और मैंने एक साथ इन्हें छोड़ दिया। आइडेंटिकल है, भार भी समान है, सब कुछ बराबर है, छोड़ दिया, साइज भी बराबर है, सब कुछ है, छोड़ दिया मैंने। हाइट में छोड़ दिया, किसी वैक्यूम में छोड़ दिया, निर्वात में मैंने किसी एक ऊंचाई से, समान ऊंचाई से दोनों को छोड़ दिया। वो कह रहा है नीचे पहुंचने में यानी कि कितना समय लगेगा। तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो ग्रेविटी होती है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो मास ऑफ बॉडी यानी कि वस्तु के द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट होता है, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि आप मुझे फेंको और मेरे साथ एक छोटा सा 1 किलो 2 किलो का कोई पत्थर फेंक दो, एक ऊंचाई से फेंकोगे, हम दोनों बराबर ही नीचे गिरेंगे वैक्यूम में। हम अगर हम एयर की बात करते तो एयर रेजिस्टेंस भी मैटर करता, पर इन्होंने वैक्यूम का शब्द लिया है तो यहाँ पे एयर भी नहीं है, वायु भी नहीं है, तो दोनों ये साथ बराबर समय पर ही नीचे गिरेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा कि जल्दी जल्दी नीचे आए, लेकिन बॉडी पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो किसी भी तरीके की बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, ग्रेविटी मास पे इंडिपेंडेंट है। ग्रेविटी किस पे डिपेंड नहीं कर रही, उस वस्तु के मास पे निर्भर नहीं कर रही। नेक्स्ट है टू स्टार्स, स्टार होगा, ठीक है, स्टार्स, टू स्टार्स of masses m and 5m are 5000 km apart. If the force on the large one is F, the force on the small star is. देखो दोस्तों पढ़ा हमने सब होता है, लेकिन ऐसे टाइम पे ना हमें लगता है कि यहां पर gm1 m2 बटा r स्क्वायर करके ही आंसर निकलेगा। ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत आसान है। उसने कहा दो तारे जिनका द्रव्यमान m और 5m है, 5000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यदि बड़े तारे पर लगने वाला बल F है तो छोटे तारे पर कितना बल लगेगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। भाई एक तारा है जिसका द्रव्यमान m है 5 किलो, तो दूसरा हो गया 25 किलो का, यानी कि 5m। अगर पहला आपका 1 किलो का तो दूसरा है आपका 5 किलो का, और दोनों के दोनों तारे 5000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी 5000 किलोमीटर है। अगर बड़े वाले पर बल लगता है F न्यूटन, तो छोटे वाले पर कितना लगेगा। तो दोस्तों फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल समान होते हैं और विपरीत होते हैं, तो इसको भी F ही लगेगा, यानी कि आकर्षित बल है ना, तो ये भी F खाएगा। अगर 5m इसको फील हो रहा है तो 5, अगर F इसको फील हो रहा है तो F बल इसको भी फील होगा, यानी कि दोनों बॉडी को बराबर फोर्स लगेगा। ये बात ध्यान में रखना, फोर्स हमेशा इक्वल होगा। आपको ट्राई करना, आप कर लो। एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, दोनों के बीच की दूरी रख दो 4। चलो दोनों के बीच की दूरी, चलो एक काम करो, 1 ही रख दो, 1 मीटर। अब निकालो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आप बोलोगे जी का मान तो सर ये है, हाँ ठीक है लगा दिया। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 2, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब आ तो गया 13.2 गुणा 10 की घात -11। अब बताओ ये आ तो गया फोर्स, यही तो ग्रेविटी फोर्स है। इसको कितनी ग्रेविटी लग रही है, इतनी 13.2 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसको कितना ग्रेविटी लग रहा है, सेम। यानी कि ये दोनों के दोनों फोर्स समान लगेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर बड़े तारे को F न्यूटन का बल एक्सपीरियंस हो रहा है, फील हो रहा है, तो छोटे तारे को भी F न्यूटन का बल फील होगा। याद रखना, वैसे मत निकाल देना कि अच्छा तो 5 गुना तो F/5 कर दो, ये गलती हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों को बराबर ही बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज F न्यूटन, इफ द मास ऑफ ईच बॉडी and the distance between them are double, then gravitational force between them in Newton is। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको टाइप वाइज क्वेश्चन में जब बताया था तब भी बताया था। तो क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F न्यूटन है। यदि प्रत्येक पिंड का द्रव्यमान और इनके बीच की दुगनी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना न्यूटन होगा। तो वो कह रहा है भाई कि दो द्रव्यमान है, ठीक है, दो मासेस हैं, दो मासेस हमारे पास हैं। एक मास पहले था मान लो m1 और दूसरा मास था m2, दोनों मान लो r दूरी पर हैं, तो तब इनके बीच जो बल लग रहा था वो लग रहा था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि F बराबर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब कह रहा है इफ द मास ऑफ द ईच ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। मास डबल कर दो, मास को डबल यानी कि दोनों द्रव्यमानों को डबल कर दिया, तो ये 2m1 बन जाएगा और ये 2m2 बन जाएगा, और इन दोनों के बीच की दूरी भी डबल हो गई, यानी कि 2r इनके बीच की दूरी हो गई। डबल का मतलब क्या होता है, दो गुना ना, पहले अगर 10 मीटर था अब 20 हो गया। तो नया फोर्स जो होगा वो क्या बनेगा दोस्तों, जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, यानी कि 2r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 2 दूनी 4 जी m1 m2 बटे 2 दूनी 4 r का स्क्वायर। 4 से 4 मर गया, तो f डैश बराबर क्या आ गया, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप गौर से देखेंगे तो पहले समीकरण में जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर f बराबर है, तो आप बोलेंगे कि जो f डैश है, जो f डैश है वो किसके बराबर है, f के बराबर ही है। यानी कि अगर आप इनके बीच के प्रत्येक द्रव्यमान को दोगुना कर दो, इनके बीच की दूरी को भी दोगुना कर दो, तो बल उतना ही लगेगा, यानी कि F फोर्स ही यहां लगने वाला है, तो नया बल भी F ही होगा। सो आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हमने नया चैप्टर शुरू करना है अपना अगला, ठीक है, अगला चैप्टर हमने यहां पर अब शुरू करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर होमवर्क देके जा रहा हूं, दिस इज योर होमवर्क। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर दें, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं बहुत बार। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क, कि अगर एक आदमी 16 न्यूटन का अर्थ सरफेस में, तो हाइट कितने ऊपर इसको भेज दिया जाए जो इसका वेट 30 न्यूटन हो। ये क्वेश्चन आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट में। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, सेशन पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब अगला चैप्टर हम बढ़ने वाले हैं, दूसरे चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे, मतलब इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय
एंड यस क्लास 9:30 पे लाइव होगी, तो लाइव जरूर आइए, कंप्लीट कोर्स करेंगे, सारा करेंगे, डोंट वरी, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।